हेलो एवरीवन। पार्ट फर्स्ट में हमने लीगल टर्म्स को कवर किया था एंड इस पार्ट में अथॉरिटीज को कवर करेंगे कि इस एक्ट में कौन कौन सी अथॉरिटीज को स्टैब्लिश किया गया है, कॉन्स्टिट्यूट किया गया है फॉर द रिजॉल्व ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स का मतलब क्या था? अगर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर, वर्कमैन एंड एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट रेज होता है एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड या फिर वेजेस से रिलेटेड या एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन से रिलेटेड अगर कोई भी डिस्प्यूट रेज होता है तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 में कुछ अथॉरिटीज को प्रोवाइड किया गया ताकि इन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जा सके, इनका सेटलमेंट किया जा सके। सबसे पहले वर्क कमेटी, कंसिलेशन ऑफिसर्स, कंसिलेशन बोर्ड, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एंड नेशनल ट्रिब्यूनल। तो इन सारी अथॉरिटीज को एक एक करके कवर करेंगे कि कैसे कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, अपॉइंटमेंट कैसे होगा, इनकी पावर्स, ड्यूटीज क्या होंगी एंड क्या प्रोसीजर्स होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वर्क कमेटी। अगर कोई भी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट या फिर अंडरटेकिंग जहाँ पे 100 या फिर 100 से ज़्यादा वर्कमैन काम कर रहे हैं, ज़्यादा वर्कमैन काम कर रहे हैं या काम कर रहे थे पिछले 12 महीने में, तो यहाँ पे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, कौन? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑर्डर दे सकती है एम्प्लॉयर को कि वो अपने यहाँ पर एक वर्क कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करे, अपने यहाँ पर एक वर्क कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करे। क्यों? ताकि इनके बीच में इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट में या फिर इसे हम अंडरटेकिंग भी बोल सकते हैं, अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन के बीच में या एम्प्लॉयर्स के बीच में या वर्कमैन के बीच में, तो उस मामले को खत्म कर दिया जाए। जैसे कि हर कंपनी में कोई ना कोई कमेटी को फॉर्म किया जाता है ताकि उनके बीच में डिस्प्यूट जो है वो रिजॉल्व हो जाए। तो उसी तरीके से हर इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट या फिर अंडरटेकिंग में वर्क कमेटी के लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑर्डर दे सकती है एम्प्लॉयर को कि वो अपने यहाँ पे एक वर्क कमेटी को स्टैब्लिश करे, कॉन्स्टिट्यूट करे। जिस इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट के पास 100 या फिर 100 से ज्यादा वर्कमैन काम कर रहे हैं या काम कर रहे थे पिछले 12 महीने में, तो वर्क कमेटी में कौन कौन मेंबर होंगे? वर्क कमेटी में एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई दोनों को ही रिप्रेजेंट करने वाले मेंबर्स बैठेंगे। तो एम्प्लॉयज को रिप्रेजेंट करने वाले मेंबर्स एम्प्लॉयर को रिप्रेजेंट करने वालों से कम नहीं होने चाहिए एंड जो एम्प्लॉयज के वर्कमैन के रिप्रेजेंटेटिव को चॉइस किया जा रहा है ये ट्रेड यूनियन के कंसल्टेशन से सिलेक्ट होने चाहिए। ट्रेड यूनियन कौन होते हैं? एम्प्लॉयज के वर्कमैन के ही रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो कि ट्रेड यूनियन एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड होते हैं। तो इनकी ड्यूटीज क्या रहेंगी? सबसे पहले कोई भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है, सबसे पहले कोई भी अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है एम्प्लॉयर्स के बीच में, वर्कमैन के बीच में या एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन के बीच में, तो इस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को खत्म कर दिया जाए ताकि इनके बीच में गुड रिलेशंस बने रहे, ताकि इनके बीच में गुड रिलेशंस बने रहे और दोनों के ही इंटरेस्ट में काम को किया जा सके, दोनों के ही इंटरेस्ट में सेटलमेंट किया जा सके। एंड इनके बीच में अगर कोई भी डिफरेंसेस होते हैं ओपिनियन में तो इसको कंपोज किया जाए ताकि आगे कोई भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रेज ना हो। एंड नेक्स्ट अथॉरिटीज के बाद आती है कंसिलेशन ऑफिसर्स। कंसिलेशन ऑफिसर्स, अब कंसिलेशन ऑफिसर्स को एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। कंसिलेशन ऑफिसर्स को एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। किसी भी स्पेसिफिक एरिया के लिए या फिर किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए भी या फिर एक या एक से ज्यादा इंडस्ट्री के लिए अपॉइंट किया जा सकता है। अब या तो ये परमानेंटली अपॉइंट हो सकते हैं या फिर किसी लिमिटेड टाइम के लिए भी अपॉइंट किए जा सकते हैं। अब इसे क्यों किया गया? वर्क कमेटी में अगर मैटर को रिजॉल्व ना हो तो वो कंसिलेशन ऑफिसर के पास मैटर आ सकता है, या फिर जिस इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में 100 से कम एम्प्लॉयज है उनके डिस्प्यूट को भी तो रिजॉल्व करना है। उनके लिए सबसे पहले कंसिलेशन ऑफिसर जहां पे मैटर को रिजॉल्व किया जा सके। तो इनकी ड्यूटीज क्या रहेंगी? इन सबकी ड्यूटीज लगभग सेम रहेगी, इवन आगे इनका प्रोसीजर भी सेम है। प्रोसीजर आगे करेंगे, यहाँ पे ड्यूटीज को कवर कर लेते हैं कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अगर होता है तो उनके बीच में सेटलमेंट प्रमोट करना, सेटलमेंट करवाना एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन के बीच में या फिर एम्प्लॉयर्स के बीच में या वर्कमैन्स के बीच में। एंड कंसिलेशन प्रोसीडिंग्स को होल्ड करेंगे
साथ में टाइम टू टाइम इन्वेस्टिगेट करेंगे एंड साथ में उस मैटर को फेयरली एंड एमिकेबली रिजॉल्व करेंगे ताकि दोनों तरफ से किसी को भी दिक्कत ना हो। पर इसका प्रोसीजर क्या है? जब इंक्वायरीज हो जाएगी एंड इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, उसके बाद जब मैटर को रिजॉल्व किया जा रहा है, अगर मैटर सॉल्व हो जाता है, इस सेटलमेंट का एक मेमोरेंडम बनेगा जो कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को भेजा जाएगा। किसके पास भेजा जाएगा? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास भेजा जाएगा कि हाँ ये सेटलमेंट हो चुका है। पर बाय चांस अगर सेटलमेंट नहीं होता है, तब क्या होगा? इस रिपोर्ट को कौन कौन से इश्यूज रेज हुए हैं और क्या क्या स्टेप्स को लिया गया है और रिजॉल्व क्यों नहीं हो पाया, इनके ओपिनियन में, कंसिलेशन ऑफिसर्स के ओपिनियन में क्यों ये मैटर रिजॉल्व नहीं हो पाया, इसकी रिपोर्ट को भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास भेजा जाएगा। तो जब ये मैटर रिजॉल्व नहीं होता और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास जब रिपोर्ट जाती है कि ये मैटर सॉल्व नहीं हो पाया इन इश्यूज के कारण या ये स्टेप्स को लिया गया है, तब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उस रिपोर्ट को कंसीडर करते हुए इस मैटर को या तो कंसिलेशन बोर्ड या फिर लेबर कोर्ट या ट्रिब्यूनल या फिर नेशनल ट्रिब्यूनल यहाँ पर रेफर कर सकती है ताकि इस मैटर को रिजॉल्व किया जा सके, सेटलमेंट या एडजुडिकेट किया जा सके। पर यहाँ पर नोटिस करने वाली बात क्या है, एग्जाम के हिसाब से ये ज़्यादातर टाइम पीरियड को पूछेंगे कि कंसिलेशन ऑफिसर्स को अपनी रिपोर्ट कितने टाइम के अंदर सबमिट करनी होती है टू दी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विद इन 14 डेज, क्योंकि जितने भी हम अथॉरिटीज को कवर करेंगे सब में अलग अलग टाइम पीरियड है और 14 डेज के अंदर कंसिलेशन ऑफिसर्स को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। तो ये 14 डेज कब से काउंट होंगे? जिस दिन से कंसिलेशन प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट अथॉरिटी कंसिलेशन बोर्ड। कंसिलेशन बोर्ड, तो कंसिलेशन बोर्ड को भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के थ्रू ही स्टैब्लिश किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। हम बार बार एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बोल रहे हैं, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब क्या है? अगर कोई भी इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट या फिर अंडरटेकिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल है, तो उसके लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। अदर इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रहेगी। कंसिलेशन बोर्ड को एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टैब्लिश करेगी। तो इसमें कौन कौन मेंबर्स होंगे? सबसे पहले एक पर्सन होगा जो चेयरमैन होगा एंड बाकी के या तो 2 होंगे या फिर 4 अदर मेंबर्स होंगे। तो इनकी ड्यूटीज क्या रहेगी? इनकी ड्यूटीज जैसे हमने कंसिलेशन ऑफिसर्स में पढ़ा था, सेम वही ड्यूटीज रहेंगी। इनको भी सेटलमेंट करना होगा एंड एम्प्लॉयर्स एंड वर्कमैन के बीच में जो डिस्प्यूट है उनको रिजॉल्व करके इसकी रिपोर्ट को एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास सबमिट करना होगा। एंड वही अगर सेटलमेंट हो जाता है तब तो मेमोरेंडम जाएगा, पर अगर सेटलमेंट नहीं होता है तो जनरली एक फुल रिपोर्ट जाएगी कि क्या इश्यूज है एंड क्या स्टेप्स को लिया गया है ताकि मैटर रिजॉल्व हो, पर वो मैटर रिजॉल्व नहीं हो पाया। पर यहाँ पर फर्क वही आ गया कि रिपोर्ट जो सबमिट करनी है, रिपोर्ट सबमिट करने का टाइम पीरियड यहाँ पे 2 महीने है, पर कंसिलेशन ऑफिसर्स के पास क्या टाइम था? 14 डेज का टाइम था। पर कंसिलेशन बोर्ड के पास क्या टाइम है? 2 महीने का टाइम है। 2 महीने का टाइम पीरियड कब से स्टार्ट होगा? जब इनके पास मैटर को रेफर किया गया है उस डेट से 2 महीने का टाइम कैलकुलेट किया जाएगा। एंड नेक्स्ट अथॉरिटी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही स्टैब्लिश करेगी, कॉन्स्टिट्यूट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पर कौन कौन ऑफिसर्स होंगे? एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट पर्संस को अपॉइंट किया जा सकता है, जैसे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को ठीक लगता है। इंडिपेंडेंट पर्संस का मतलब क्या हुआ? इंडिपेंडेंट पर्संस का मतलब ये है कि जो अथॉरिटीज है उनमें जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स है उनका इस मैटर में किसी भी तरीके से अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर किसी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स का पर्सनल इंटरेस्ट होता है इस डिस्प्यूट में, किसी भी डिस्प्यूट में, तो उसे इंडिपेंडेंट पर्सन नहीं बोला जाता। पर अगर इस प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के पास उस इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट में कुछ शेयर्स है, तो सिर्फ शेयर्स होने से इंडिपेंडेंट पर्सन उसका सीज नहीं होगा, ये नहीं माना जाएगा कि ये पर्सन इंडिपेंडेंट नहीं है, पर उसको एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को ये डिस्क्लोज करना होगा कि इस इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट के पास उसके कुछ शेयर्स अवेलेबल है। तो इंडिपेंडेंट पर्संस का मतलब क्या हुआ कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स है
उनका डिस्प्यूट में या उस मैटर में पर्सनल इंटरेस्ट ना हो, ताकि वो सेटलमेंट को किसी भी तरीके से अफेक्ट ना करे। तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में कौन कौन मेंबर्स होंगे? एक या एक से ज्यादा मेंबर्स को बिठाया जा सकता है जो कि इंडिपेंडेंट होंगे, जिनका पर्सनल इंटरेस्ट मैटर में नहीं होगा। इनकी ड्यूटीज कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बोला गया, यहाँ पे एडजुडिकेशन के लिए नहीं है। तो यहाँ पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी सिर्फ इंक्वायरी करेगी और अपनी रिपोर्ट को सबमिट करेगी विद इन 6 मंथ्स। विद इन 6 मंथ, 6 मंथ्स कब से? जिस दिन से ये इंक्वायरी स्टार्ट हुई है तब से 6 महीने के अंदर अंदर इनको रिपोर्ट अपनी सबमिट करनी होगी टू द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी सिर्फ और सिर्फ इंक्वायरी के लिए ही बिठाई गई है। एंड नेक्स्ट वन होगा हमारा लेबर कोर्ट। जो पीछे हमने अथॉरिटीज पढ़ी है, अगर वहां पे मैटर रिजॉल्व नहीं होता है तब यहाँ से जो अथॉरिटीज स्टार्ट हो रही है वो एडजुडिकेशन के लिए हो रही है। तो लेबर कोर्ट को कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा? बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एंड यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट किया जाएगा वो भी बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स यहाँ पर सिर्फ सिंगल पर्सन ही अपॉइंट होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन्स अवेलेबल नहीं होंगे। पर इसकी क्वालिफिकेशंस क्या रहेंगे? या तो हाई कोर्ट के जज है या फिर थे, डीजे या एडीजे का एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल का, या फिर कोई भी जुडिशियल ऑफिसर जिनके पास 7 साल का एक्सपीरियंस हो, या फिर लेबर कोर्ट में एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर काम कर चुके हो जिनके पास 5 इयर्स का एक्सपीरियंस हो, या फिर लेबर कमिश्नर या लेबर डिपार्टमेंट में ज्वाइंट कमिश्नर की पोस्ट पर भी रह चुके हो, जिनके पास लो डिग्री हो एंड लेबर डिपार्टमेंट का 7 साल का एक्सपीरियंस एंड साथ में कंसिलेशन ऑफिसर का 3 साल का 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर इंडियन लीगल सर्विस में 3 साल के एक्सपीरियंस उनके पास होना चाहिए। तो ये पूरी लिस्ट दी हुई है फॉर द क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स जो कि लेबर कोर्ट में अपॉइंट किए जाएंगे। तो ये अपॉइंटमेंट बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रहेगा। तो इनकी पावर्स क्या है ये हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल एंड नेशनल ट्रिब्यूनल इन सब की पावर्स सेम है। तो नेक्स्ट वन हमारा ट्रिब्यूनल, सेक्शन 7A। तो ट्रिब्यूनल में भी एक ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन रहेगी? यहाँ पर भी एक पूरी लिस्ट दी हुई है। जो लेबर कोर्ट के प्रिसाइडिंग ऑफिसर की क्वालिफिकेशन थी सेम वही क्वालिफिकेशंस है, बस 2 चीजों को यहाँ से रिमूव किया गया है। सबसे पहला तो यहाँ पे इंडियन लीगल सर्विस का 3 साल का एक्सपीरियंस जो पहले भी था, एंड दूसरा लेबर कमिश्नर या फिर ज्वाइंट कमिश्नर, डीजे एंड एडीजे का 3 साल का एक्सपीरियंस, या फिर हाई कोर्ट के जज है या फिर रह चुके हैं। एंड नेक्स्ट वन नेशनल ट्रिब्यूनल। अब यहाँ पे एक से ज्यादा स्टेट की बात आ रही है, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंटमेंट नहीं किया जा सकता। यहाँ पर अपॉइंटमेंट सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ही किया जाएगा एंड साथ में कॉन्स्टिट्यूट भी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ही किया जाएगा। प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी एक ही रहेगा, सिंगल पर्सन। एंड क्वालिफिकेशन क्या रहेगी? हाई कोर्ट के जज है या फिर रह चुके हैं, तो उन्हीं को नेशनल ट्रिब्यूनल के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के लिए अपॉइंट किया जा सकता है। तो लेबर कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल एंड नेशनल ट्रिब्यूनल, लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल एंड नेशनल ट्रिब्यूनल, इनकी ड्यूटीज क्या है? इन तीनों की ही ड्यूटीज क्या है? ये मैटर को एडजुडिकेट करेंगे। यहाँ पे सेटलमेंट वर्ड यूज नहीं किया गया, यहाँ पर ये तीनों ही मैटर को एडजुडिकेट करेंगे जिसके पास एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने मैटर को रेफर किया होगा। तो ये एडजुडिकेशन के बाद रिपोर्ट को सबमिट करेंगे टू द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल एंड नेशनल ट्रिब्यूनल के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं इनके क्वालिफिकेशंस तो हमने पढ़ ली, पर इनको डिस्क्वालीफाई अगर करना हो, इसे डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। प्रिसाइडिंग ऑफिसर का पर्सनल इंटरेस्ट रहा हो किसी मैटर में, तो वो पर्सन इंडिपेंडेंट पर्सन तो नहीं रहा। तो इंडिपेंडेंट पर्सन अगर कोई ऑफिसर नहीं है तो उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, या फिर उनकी एज 65 से अबव हो गई हो तब भी इन्हें डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। एंड लास्ट वन, कंसिलेशन बोर्ड, लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल एंड नेशनल ट्रिब्यूनल, इन चारों की पावर्स क्या है? इन चारों के पास सेम एज सिविल कोर्ट वाली ही
पावर्स होंगी। तो सेम एज सिविल कोड वाली ही पावर्स होंगी। जैसे कि अगर किसी पर्सन को ओथ पर एग्जामिन करना है तो ये चारों ओथ पर एग्जामिन किसी भी विटनेस को या किसी भी पर्सन को कर सकते हैं। साथ में किसी डॉक्यूमेंट की प्रोडक्शन अगर जरूरी है तो इस डॉक्यूमेंट की प्रोडक्शन के लिए किसी भी पर्सन को कंपेल किया जा सकता है। इवन किसी पर्सन की एग्जामिनेशन के लिए कमीशन को भी इशू किया जा सकता है, या फिर इन मैटर से रिलेटेड किसी भी ऑर्डर को पास भी किया जा सकता है। अब सिविल कोड की तरह सेम पावर्स अगर है तो इनके अवार्ड, ऑर्डर एंड सेटलमेंट को एज अ सिविल कोड की डिक्री की तरह ही एग्जीक्यूट किया जाएगा अंडर ऑर्डर 21 CPC। एंड साथ में अंडर सेक्शन 193 एंड 228 IPC के अंडर जो इनकी इंक्वायरी होगी या इन्वेस्टिगेशन होगी उसे जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ही माना जाएगा। 193 किससे डील करता है? पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंस। अगर कोई भी पर्सन या फिर विटनेस फॉल्स एविडेंस देता है इन सारी प्रोसीडिंग्स में जो अथॉरिटीज के सामने थी तो उसे पनिश किया जा सकता है। तो इस प्रोसीडिंग को एज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ही माना जाएगा। एंड 228 किससे डील करता है? अगर कोई भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स इंटेंशनली इंसल्ट किया जाता है या फिर इंटरप्शन होती है प्रोसीडिंग्स में तो इसकी इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन को भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ही माना जाएगा। तो कंसिलेशन बोर्ड, लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल एंड नेशनल ट्रिब्यूनल के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होंगे इनको पब्लिक सर्वेंट ही माना जाएगा अंडर सेक्शन 21 IPC के अकॉर्डिंग। सो आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हो एंड सारी अथॉरिटीज क्लियर हो गए हो। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे एंड PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।